सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि समीक्षा और मैं हूं राजेंद्र जोशी। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि वर्तमान में धामी सरकार सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है। आपने जब से वक्फ बोर्ड की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो आपने सबसे पहले कहा था कि हम वक्फ बोर्ड की जो भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे, तो इस पर अभी तक क्या काम हुआ है? देखिए, हमने कुछ कमिटमेंट्स किए थे जब हमने वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला जी। और हमारा मानना था कि वक्फ बोर्ड इसीलिए बना है कि वो अपनी संपत्तियों को जो इंक्रोचर्स हैं उससे मुक्त कराए। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की देखभाल का जो जिम्मा है वो वक्फ बोर्ड के पास है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमने कहा था कि हम इन ज़मीनों को खाली कराएंगे। उसमें क्योंकि पहली बार वक्फ बोर्ड अगर देखा जाए 22 सालों में लगभग 18 महीने सिर्फ भाजपा के पास रहा, नहीं तो हमेशा से कांग्रेस के पास रहा उत्तराखंड में भी। या मेरे पास ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। अभी लगभग साल भर होने को आ गया है कि 1 साल के करीब हो गया है, लेकिन हम अतिक्रमण को बहुत ज़्यादा मतलब कुछ दुकानों को छोड़ दिया जाए, छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया जाए, वो तो मुक्त कराए, लेकिन बड़ी संपत्ति को अभी तक हम मुक्त नहीं करा पाए। उनको हमने जैसे 200 बीघा ज़मीन कांग्रेस के पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी, बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं, उन्होंने हमारे यहाँ जो नैनीताल है उसके रामगढ़ में 200 बीघे का शानदार फार्म हाउस रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर हमने 1 दर्जन से ज़्यादा धाराओं में मुकदमा कायम किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आपकी आरामगाह, आपकी ऐशगाह नहीं है, इस संपत्ति से तुरंत खाली किया जाए। तो हमारे दूसरे एक सांसद कांग्रेस के हुए हैं सईदुज़्ज़मा, उनके खिलाफ भी धारा 54 का नोटिस हम जारी कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द ही उनसे भी इवेक्शन के आदेश वहाँ हो गए हैं हरिद्वार के अंदर कलियर में, तो उनसे भी वो ज़मीन खाली करानी। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको खाली कराने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। कई बार आदेश आ जाते हैं कोर्ट के, और कोर्ट के आदेशों को इम्प्लीमेंट करने का काम ये हमारे अधिकारियों का होता है, सिटी मजिस्ट्रेट करते हैं। डीएम हमारे उपायुक्त होते हैं, आयुक्त होते हैं वक्फ की संपत्तियों के, तो हर ज़िले का, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन ज़मीनों को कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर कराया जाए। इसीलिए माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हमारी एक बोर्ड की बैठक तय है कि बहुत जल्द हम उस बैठक में बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि फटाफट जो अवैध कब्जे लोगों के हैं उसे खाली कराया जाए। भी हमारे साथ एक छोटी सी जो दिक्कत आई बीच में, हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे वो उनका स्वर्गवास हो गया, तो काम डिस्टर्ब होते हैं, जो प्लानिंग चलती है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो बहुत सारी हर्डल्स आए, फिर बीच में सीईओज भी चेंज हुए, तो कई सारी दिक्कत आई। जितना हमें रिजल्ट देना था शायद हमें लगता है उतना हम अभी तक दे नहीं पाए, क्योंकि हमारा कंपैरिजन पुरानी सिस्टम से नहीं है, हमारा तो कंपटीशन खुद अपने आप से है। हमें लगता है कि हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो रही है। ठीक है। अच्छा सर, धामी सरकार द्वारा जो अभी कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने पर, उसे एक तरह से लैंड जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या राय देते हैं? देखिए, नाम कोई भी दे जी, बात यह है कि अतिक्रमण तो है, ठीक है, अतिक्रमण हटने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। और मैं ये मानता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि रातों रात कहीं जंगल के अंदर मज़ार बन के आ जाती है। जी जी जी, ये गलत है। ठीक। जो अवैध है, मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा और उसे हमने अपना ध्येय वाक्य बना लिया है वक्फ बोर्ड का, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे। तो हमारा मानना है कि अगर कहीं भी गलत हो रहा है, जब समाज जागरूक होगा, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा जो सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखेगा। अगर कहीं गलत हो रहा है, वो किसी भी समाज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति उसे कर रहा हो, जब आप सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रखेंगे तब समाज में सुधार आता है, तब प्रदेश आगे बढ़ता है। और मुझे लगता है उस दिशा में मेरे युवा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वो कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहने का दम रख रहे हैं। ठीक है। धामी सरकार यूसीसी को जल्दी ही लागू करने की बातें कर रही है, लेकिन अधिकांश जो मुस्लिम जनसंख्या है वो इसको लागू करने के पक्ष में नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? गलत सोच है आपकी, गलत जानकारी है आपके पास। मुस्लिम समाज इसके अगेंस्ट नहीं है। जो आपको अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, वो कांग्रेसी मुसलमान हैं, वो सपाई मुसलमान हैं।
वो बसपाई मुसलमान है, या ये कहा जाए वो पॉलिटिकल मुस्लिम हैं जो इसके विरोध में बात कर रहा है। आखिरकार 3 तलाक पे महिलाओं को इतनी बड़ी निजात मिली 3 तलाक से, उसके लिए विरोध करने वाली क्या मुस्लिम महिलाएं थी? लोगों को लग रहा था मुस्लिम महिलाएं हैं। मैंने कहा कि जो शाहीन बाग में बैठी हैं आप उन्हें मुस्लिम महिलाएं मत समझिए, वो पॉलिटिकल महिलाएं हैं। कांग्रेस से ओतप्रोत हैं, आम आदमी पार्टी से ओतप्रोत हैं, कोई सपा से ओतप्रोत है, कोई बसपा से। ये वो पॉलिटिकल एक गठजोड़ है जो हमेशा हमारे खिलाफ रहता है। उनके वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो मुस्लिम समाज में आते हैं, वो हमारा विरोध हर काम का करते हैं, पॉलिटिकल विरोध है। उसी तरह से यूसीसी जो है, आप मुझे बताइए शरीयत को मान कौन रहा है? शरीयत को आज की डेट में जितना मैं समझता हूं, एक एज ए मुस्लिम स्कॉलर मैं समझता हूं शरीयत का पालन इस देश में नहीं हो रहा है। शरीयत में कहा गया है कि 14 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, तो बालिग हो जाती है तो 14 साल पे क्या निकाह, कहीं आपने सुना मुस्लिम रीति रिवाज से कहीं निकाह हो रहा? अब 18 साल से नीचे आप निकाह नहीं कर सकते, अब तो और एज बढ़ा दी गई है। उसी तरह से हमारे यहाँ है कि आपने जैसे निकाह किया तो अगर आपका तलाक होगा तो आपको महर लेना है और घर बैठ जाइए। मुझे वो मौलाना, वो मुफ्ती बता दीजिए जिनकी बेटी को तलाक हुआ और वो चुपचाप से महर लेके घर बैठ गए, वो भी केस करते हैं, तो वो भी देश के कानून को मान रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए हमारे यहाँ कोई अगर बलात्कार का मुजरिम है तो इस्लाम तो कहता है उसे पत्थर मार मार के संसार कर दो, जान से मार दो, उसे पत्थरों से मार दो। तो यहाँ तो सारे के सारे केस कोर्ट में चलते हुए नजर आते हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो लोग कह रहे हैं इस्लाम में दहेज का कोई मैटर नहीं है, लेकिन परंपरागत यहाँ भी चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये वो इस्लाम वाली पैरवी करते हैं जितना इस्लाम इनको अपने फायदे में दिखता है, ये उतने को मानते हैं। तो जबकि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं हम देश के कानून को मान रहे हैं। देश का कानून अगर ये कहता है कि मैरिज रजिस्टर्ड होंगी, दिक्कत क्या है यूसीसी से? सबके लिए एक कानून होगा। इस्लाम ये कहता है कि आप का जो बेटियों का हक है वो बेटे के हक से आधा बेटियों को दिया जाए। बता दीजिए कौन दे रहा है? मुझे 2-4 नाम बता दीजिए, मौलानाओं के बता दीजिए जिन्होंने अपनी बेटियों को हक दिए हो। झूठ है, फरेब है, उसकी आड़ में बेटियों का हक मारा जा रहा है। मैं ये कहता हूं बहुत अच्छा कानून है, सबको समानता मिलेगी। इस कानून से सबके कस्टम्स अपने हिसाब, अपने कस्टम से लोग काम करेंगे, अपने कस्टम्स को फॉलो करेंगे और देश के कानून को इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है कि सबको समान अधिकार मिलेंगे, बेटी को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा मिलेगा, ये कितनी अच्छी खबर है। मुझे लगता है इसके लिए तो सबको वेलकम करना चाहिए, सर्व समाज को आगे आना चाहिए। कहीं से कहीं तक कोई विरोध मुझे नहीं लगता है, जितना मैं जानता हूं कि यूसीसी का कोई विरोध है। अगर लोगों को ये लगता है कि मुस्लिम समाज में, हाँ ये जरूर है कि बाकी लोग 3-3, 4-4 शादियां करते हैं मुस्लिम समाज में, तो लोगों को लगेगा अब वो उतनी शादियां नहीं कर पाएंगे, इसके बाद उनको भी एक ही शादी का अधिकार होगा। हाँ ये फर्क तो आएगा, ठीक है ना। और आए क्यों ना, मतलब आधे लोगों को नहीं मिल रही है दूसरी शादी करने के लिए, मुस्लिम मर्द 2-2, 3-3 शादी कर रहे हैं, तो दिक्कत तो वाली तो है। तो उन्होंने कहा क्यों रहने दे, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि सबको समान रहना चाहिए, अधिकार सबके बराबर होने चाहिए। और बेटियों को, आजकल तो बेटियों को अधिकार है और बेटियां आगे आएंगी तो और अच्छा लगेगा। और अब तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल युवा मुख्यमंत्री के माध्यम से ये की जा रही है, जिसका सब लोग सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि अब जो शादी होगी वो रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी आपको निकाह से पहले। और इतना तो फर्क है, तलाक देने से पहले आपको उस बात को कोर्ट में एक बार न्यायालय में जाना पड़ेगा। मुझे ये दिक्कत है, हमारी नहीं बन पा रही है, बाकी सब आप अपने रीति रिवाजों से करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। जी अच्छा, अभी सर आपने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी, इस पर आप किस तरह से? देखिए ये देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे? पाकिस्तान में पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे बताइए? अरब में जाके अरबी पढ़ाएंगे? जी। अरब को अरबी से प्यार है, अंग्रेजों को अंग्रेजी से प्यार है। इस बात का काफी विरोध भी हुआ था इस बीच। मैं कह रहा हूँ करते रहे ना जिन्हें विरोध करना है। हम उनके विरोध की चिंता अगर हम करते तो हम मुसलमान होकर भारतीय जनता पार्टी में होते क्या? उनके विरोध की चिंता नहीं करते क्योंकि वो गलत हैं, हम सही हैं। मेरा कल्चर, जब मुझसे पूछा जाता है कि जब आप अरब जाते हैं तो पूछते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। तो वहां आप अपने आप को हिंदी बताते हैं तो हिंदी क्यों हैं आप? क्योंकि आपका कल्चर औरों से अलग है। आप अफगान नहीं हैं, आप अरब नहीं हैं, आप अंग्रेज नहीं हैं, आप हिंदी हैं। तो हिंदी है तो हिंदी दिखनी चाहिए ना। हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जो भारतीयता हमारे अंदर है, वो भारतीयता दिखनी चाहिए। और भारतीयता क्या है? अपनी संस्कृति को संजो के रखना, अपनी संस्कृति को बचा के आगे बढ़ना। तो हमने कहा मेरे बच्चे अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ अरबी के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे,
आप संस्कृत पढ़ेंगे ना, कहेंगे ना एकम सत्य विप्रो मादावाद्यंती, एक ही सत्य है कि भगवान एक है, कहेंगे ना, क्या दिक्कत आ रही? हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, अगर मेरे बच्चे मेरी बच्चियां अगर संस्कृत में बात करेंगे तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? बदलना है स्वरूप, हम भारतीय हैं। और मात्र मैं तो ये कहता हूँ जो मॉडर्न मदरसे का हमने कॉन्सेप्ट लिया है जी, हमारे यहाँ जो बायो में अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, जो फिजिक्स में अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा इंजीनियर बनेगा, जो केमिस्ट्री में अच्छा करेगा अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, जो संस्कृत में अच्छा करेगा वो अच्छा चतुर्वेदी बनेगा। और साइंटिस्ट बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे मात्र माँ भारती के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे तो कैसा लगेगा? विश्व गुरु बनने का सपना देखा है हमने, तो विश्व गुरु बनने का सपना ऐसी साकार थोड़ी हो जाएगा। अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आज तक नीचे जमीन पे बैठ के ठंड में आप नीचे कुरान पढ़ा रहे थे, अब वो भी टेबल चेयर पे बैठ के इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को हासिल करेगा, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेगा और हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब कुछ बनेगा। मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे बेटा जो बनना चाहेंगे उनके लिए खुला आसमान ये धामी सरकार देने जा रही है। वक्फ बोर्ड एक ईमानदार कोशिश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर एक बहुत खूबसूरत देवभूमि उत्तराखंड का जो प्रारूप होना चाहिए, जो स्वरूप होना चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आखिर हम देवभूमि में रहते हैं, कुछ तो औरों से अलग दिखने चाहिए। जी सर। सर एक साल पहले लगभग पिरान करियर के क्षेत्र में आपका एक बयान आया था, काफ़ी विरोध भी उसमें हुआ था लोगों का, तो अभी तक आपने इस पर क्या एक्शन लिया है? ये एक्शन तो आप लोगों से जाके पूछे, पिरान कलियर जाइए और वहाँ के मैं अभी थाना अध्यक्ष से बात कर रहा था, जो वहाँ के कलियर में जो चौकी इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, इत्तफाक से मुस्लिम है। तो मैंने कहा आप क्या पोजीशन है बताइए, मेरे बयान देने के बाद से अब तक क्या प्रोग्रेस? उन्होंने कहा मोर देन 65% और यहाँ तक कह रहे थे कि 70% हमने उस गंदगी को साफ कर दिया। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर ड्रग्स पे लगाम लगेगा, गंदी चीज़ों पे लगाम लगेगा, अनैतिक कार्यों पे लगाम लगेगा, तो वो जो पवित्र जगहें हैं उनकी पवित्रता को आप बरकरार रख पाएंगे। दम चाहिए, हमने ईमानदारी से दम सच्चाई का साथ देते हुए अपनी हिम्मत करके उस बयान को दिया और मैं कह सकता हूं कि आज कलियर के लोग उस गंदगी से काफ़ी हद तक निजात पा चुके हैं। आगे भी हमें और सफाई की आवश्यकता है, भी ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से साफ हो गया है, लेकिन सफाई की आवश्यकता है। ड्रग्स फ्री, ड्रग्स मुक्त कलियर, अपराध मुक्त कलियर, गंदगी मुक्त कलियर और जो अनैतिक कार्य हो रहे थे उन सब से मुक्त कलियर को हम बनाएंगे और शानदार कलियर, एक पाक साफ, जहां सूफिज्म, जहां रक्स की धाराएं बहें, जहां लोगों को लगे आके वहां उन्हें मेंटल पीस, मेंटल सुकून मिले। कितनी प्यारी जगह सूफियों ने वहां तय की, गंगा नदी, गंग नहर के किनारे पे वो खूबसूरत दरगाह जहां बैठ के आप याद करते हैं और कहते हैं कि लोगों के लिए दुआएं मांगते हैं, लोगों के दर्द में शामिल होते हैं, वो एक दिल लगता है। वो एटमॉस्फेयर, वो माहौल वहाँ उस जगह का जो ख़राब हो गया था उसे सही करने की एक ईमानदार कोशिश हमने की और मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं? देखिए हमारे पास 117 मदरसे हैं। अच्छा। और 117 में से अभी हमने 4 ज़िलों में एक एक मॉडल मदरसा बनाने के लिए तय किया है, एक मॉड्यूल के रूप में। अच्छा। इन मॉडर्न मदरसों में हम एनसीईआरटी का सिलेबस देंगे। अच्छा। अभी हमने इसका बेसिक जो ज़रूरत है उसे पूरा किया है कि अभी हमने कहा है कि उस प्रॉपर्टी का टेक ओवर वक्फ बोर्ड ने अपने पास लिया है। अच्छा। तो देहरादून में मुस्लिम कॉलोनी, हरिद्वार में रहमानिया मदरसा, रुड़की में, नैनीताल के अंदर रामनगर में जामा मस्जिद का एक मदरसा है बड़ा, जी, उसको, और एक उधम सिंह नगर में खटीमा, वो भी रहमानिया मदरसा है, रहमानिया के नाम से है। इनको हमने मॉडर्न मदरसा बनाने की अभी तैयारी की है। तो हम इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कहीं लाइट है कि नहीं है, फैंस है कि नहीं है, मेरे बच्चों को दिक्कत भी ना आए, ठीक एटमॉस्फेयर मिले, वॉल पेंटिंग वगैरह हो जाए, नीचे फर्श नहीं है तो फर्श आ जाए, वहाँ एक उस तरह का एटमॉस्फेयर जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं वो आ जाए। फर्नीचर डालना पड़ेगा क्योंकि हमारे बच्चे तो अभी तक टाट पे बैठ के पढ़ते थे नीचे, तो उनके लिए भी फर्नीचर मिले, वो भी अब टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ें। जो सिलेबस है उसमें क्या ऐड ऑन करना है, कैसे कैसे हम टीचर्स की हायरिंग करेंगे, कैसे अब जो ऑनलाइन जो हम सामने पढ़ाएंगे स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन के ऊपर बच्चों को कैसे उसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्या उसकी थीम होगी, वो तमाम चीज़ों के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। हमारी IFS ऑफिसर हैं कहकशा नसीम,
जी। उनको, वो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, उनको उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें एजुकेशनिस्ट को जोड़ा गया है, हमारी उन बहनों को जोड़ा गया है जो PhD HOD हैं, जो श्रीनगर विश्वविद्यालय में उनको भी उसमें एज अ मेंबर लिया गया है। मुस्लिम लेडी हैं जिन्होंने PhD किया है संस्कृत से। एक लेडी हैं रज़िया सुल्तान, उन्होंने कुरान को 60% संस्कृत में लिख दिया है। अच्छा। तो मुस्लिम बेटियां जो संस्कृत में भी काम कर रही हैं उनको भी हम साथ में जोड़ रहे हैं, और एजुकेशनिस्ट को भी हम जोड़ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर समाज के अलग तब जो इंटेलेक्चुअल हैं उन लोगों को साथ लेते हुए हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि इसमें राजनीति ना हो, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं साफ मन से। मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसमें मेरे उत्तराखंड के बच्चे अपना नाम रोशन कर सकें। मेरी बेटियां, खासकर मुस्लिम बेटियां, जब संस्कृत में बात करेंगी तो कैसा लगेगा। ये इमेजिन आप कीजिए कि मदरसे में खड़े होंगे और संस्कृत में मेरी बेटियां बात कर रही होंगी, वो अरबी में भी बात करेंगी, वो इंग्लिश में भी बात करेंगी, लेकिन वो मेरी जो लैंग्वेज है देवभूमि की, संस्कृत, जो अपनी संस्कृति की धरोहर को संभाले हुए है, उस संस्कृत में भी बात करेंगे। तो कैसा लगेगा उन मदरसों में जो मेरे बच्चे बच्चियाँ संस्कृत में बात करेंगे। वो हम उस सीन को देखने के लिए पूरी तरह से मजबूती के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये हमारा जो सपना है ये साकार होगा और देवभूमि उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान के साथ देश में और दुनिया में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहेगा। हम 150 करोड़ से अधिक लोगों की आध्यात्मिक राजधानी है। हमारा कद बहुत बड़ा है। जब जब हिमालय से कोई बात निकली है तब तक देश के कोने कोने तक पहुंची है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देश आज विकसित देशों की श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का जो सपना था कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, वो भी आपको देवभूमि उत्तराखंड से जल्द साकार होता हुआ नजर आएगा। और मैं ये कहता हूँ कि जब हम विश्वगुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, विकसित देश बन रहे होंगे, तो उसमें मेरे इन मॉडर्न मदरसों का गिलहरी रूपी योगदान कम से कम रहे, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि डगर मुश्किल है, बहुत सारे विरोध का भी हमें सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े खतरे हमें उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन हम न डरेंगे, न डगेंगे, न पीछे हटेंगे, सिर्फ ईमानदार कोशिश करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। ठीक, आपका धन्यवाद देवभूमि से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अभी मौजूद थे शादाब शम्स जी, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं।